वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 59 से 61, तीन सेक्शन है, 59, 60 एंड 61, इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का। फिर चार डिफरेंट रूल्स डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे डेट जो डिस्चार्ज होना वो इंडिकेटेड हो, जहाँ पर इंडिकेटेड ना हो तो क्या होगा, अगर दोनों पार्टीज अप्रोप्रिएशन नहीं करती, ना डेटर ना क्रेडिटर, और जहां पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हों वहां पर क्या पोजीशन होगी। तो इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जब एक डेटर ने एक क्रेडिटर को एक से ज्यादा डिफरेंट डेट्स देने होते हैं, सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, तो वो अगर कुछ पेमेंट करता है तो वो कौन से पर्टिकुलर डेट की तरफ जो है वो अप्लाई की जाएगी, एक डेट या एक से ज्यादा डेट की तरफ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं वो डिफरेंट इनवाइसेज हैं, चार डिफरेंट इनवाइसेज हैं, चार डिफरेंट जो हैं वो डिस्टिंक्ट डेट्स हैं, और पेमेंट जो है डेटर की तरफ से आती है क्रेडिटर को 200 की। अब ये 200 की जो है वो पेमेंट ये इनवाइस नंबर 5 की तरफ होगी, 8 की तरफ होगी, 19 की तरफ होगी, या 27 की तरफ होगी। तो ये फैसला करना जो है, ये अप्रोप्रिएशन रूल्स को हम अप्लाई कर कर ये डिसीजन कर सकेंगे। तो इन सिचुएशन में अप्रोप्रिएशन रूल्स अप्लाई होने होते हैं। वैसे हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हर रूल को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल समरी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के रूल्स की बनाना चाहें तो वो ऐसे बन सकती है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि डेटर ने किस चीज़ को इंडिकेट किया है, यानी डेटर कौन से डेट की पेमेंट करना चाह रहा था। अगर वो डेटर ने इंडिकेट किया होगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया होगा तो फिर क्रेडिटर की मर्जी है कि वो जिस मर्जी डेट को तरफ उसकी अप्रोप्रिएशन कर ले। बस इसमें एक शर्त है कि डिस्प्यूटेड डेट की तरफ वो नहीं कर सकता। फिर अगर दोनों पार्टीज अप्रोप्रिएशन नहीं करती, कि ना ही डेटर ने इंडिकेट किया था ना क्रेडिटर ने स्पेसिफिकली उस अमाउंट को किसी खास डेट के अगेंस्ट एडजस्ट किया, तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम को देखा जाता है, यानी जो डेट टाइम में पहले क्रिएट हुआ होगा उसकी पेमेंट पहले समझी जाएगी, जो बाद में क्रिएट होगा उसकी पेमेंट बाद में समझी जाएगी। जहां पे टू डेट्स का टाइम सेम हो, यानी सेम डेट पर दो डेट्स अगर क्रिएट हुए थे, तो फिर जो अमाउंट होगी वो उसमें प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जहां प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेएबल थे, वहां पर पहले इंटरेस्ट की तरफ अमाउंट एलोकेट की जाएगी, जो रिमेनिंग बच जाएगी वो प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ एलोकेट की जाएगी। तो ये 5 रूल्स की जो 5 पॉइंट्स हैं, ये ओवरऑल रूल्स की समरी है। अब हम डिटेल में जाते हैं और हर पॉइंट को विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये कि जहां पे डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड वेयर अ डेटर, अब कौन इंडिकेट करता है, डेटर मेक्स अ पेमेंट विद ईदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड इंटीमेशन, यानी जो इंडिकेशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट, द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। यानी लॉ के मुताबिक पहला रूल तो यही है कि जैसे डेटर ने इंडिकेट किया है वैसे ही उस पेमेंट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसको अब हम सिनेरियो से कवर करते हैं। आजम ओज टू बाबर अमंग अदर डेट्स द सम ऑफ रुपीज 567। टोटल जो है वो हम देखते हैं कि 4 डेट्स थे, 300, 567, 853 और 950, 4 डेट्स थे। बाबर राइट्स टू आजम एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम ऑफ 567। तो अब जो क्रेडिटर है उसने 567 वाली पेमेंट डिमांड की, दिस वन, और आजम ने उसको 567 ही भेज दिए। तो ये एक्शन यहां पर इंप्लाइडली क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि कौन से वाले डेट की पेमेंट की होगी, 567 जो स्पेसिफिकली मांगे गए थे, जिसकी डिमांड के बाद पेमेंट की गई है। तो इसका मतलब है कि इंप्लाइड है कि ये जो 567 ये इसी डेट के हैं जिसकी स्पेसिफिक अमाउंट 567 थी और वो डिमांड किए गए थे। तो अप्रोप्रिएशन के रूल के मुताबिक ये पेमेंट 567 वाले डेट की समझी जाएगी। हालांकि 300 वाला डेट इससे पहले का है, लेकिन ये टाइम को अभी फॉलो नहीं करेंगे जब डेटर ने स्पेसिफिकली इंडिकेट कर दिया होगा कि कौन से डेट की तरफ अप्लाई करना है। एक और सिनेरियो देखते हैं। आजम ओज बाबर अमंग अदर डेट्स रुपीज 1000 रिलेटेड टू इनवाइस नंबर 27 विच फॉल्स ड्यू ऑन द 1 जून। और ये हमारे पास जो है डेट्स हैं
ही ओज बाबर नो अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट, यानी 1000 का सिर्फ एक ही डेट है जैसे हमारे पास लिस्ट है उसके मुताबिक। ऑन द 1 जून आजम पेज टू बाबर 1000। तो यहां पर अगर आप देखें डेट भी 1 जून है, अमाउंट भी 1000 है। तो ये इंप्लाइडली इंडिकेट हो रहा है डेटर की तरफ से कि उसने जो पेमेंट की है वो 1000 वाली इनवाइस की है, और फर्स्ट 3 जो इनवाइसेज हैं उनकी तरफ अभी उसने पेमेंट नहीं की। तो पेमेंट जो है वो डिस्चार्ज ऑफ इनवाइस नंबर 27 के लिए अप्लाई की जाएगी। यानी जैसे डेटर इंडिकेट करेगा, एक्सप्रेसली करे या इंप्लाइडली करे, उसको फॉलो किया जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के अंदर। लेकिन अब एक सवाल रेज होता है कि अगर डेटर ने इंडिकेट ना किया हो, एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पे बिल्कुल ऐसी कोई इंडिकेशन ना मिल रही हो, ना एक्सप्रेस ना इंप्लाइड, कि किस चीज की पेमेंट की है डेटर ने, तो फिर क्या रूल अप्लाई होंगे? उसके लिए सेकंड रूल की तरफ चलते हैं कि वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। तो इसमें लॉ क्या कहता है कि वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट और देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड टू विच डेट द, नो अदर सर्कमस्टांसेस मतलब कि कोई इंप्लाइड सिचुएशन भी नहीं है जिससे इंडिकेशन मिल रही हो कि जी क्या करना है। द क्रेडिटर हैज ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट ड्यू फ्रॉम द डेटर इवन इफ इट इज टाइम बार्ड, यानी टाइम बार्ड की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बार्ड क्या होता है कि जिसका टाइम गुजर चुका होता है और अब उस पर लीगल केस नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू डेट से नॉर्मली 3 साल का टाइम होता है। तो और डिफरेंट हो सकता है लॉ ऑफ लिमिटेशन के मुताबिक कि जी 3 साल गुजर चुके हैं तो अब उस पर केस नहीं हो सकता, वो टाइम बार्ड हो गया है। तो उसकी अगेंस्ट भी एडजस्टमेंट की जा सकती है, बट ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू अ डिस्प्यूटेड डेट। अगर किसी डेट पर डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, कंफ्लिक्ट हो डेटर और क्रेडिटर के दरमियान, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं की जा सकती। किसी भी डेट पर कर सकते हैं, टाइम बार्ड पे भी कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड डेट पर नहीं कर सकते। इसको एक सिनेरियो से क्लियर करते हैं। आजम हो सेवरल डेट्स टू बाबर, वन ऑफ देम इज 1 लाख, दैट इज टाइम बार्ड। तो 4 डेट्स हैं। आजम सेंड्स ₹2 लाख टू बाबर विदाउट इंडिकेटिंग द डेट विच इज टू बी अप्रोप्रिएटेड। अच्छा, अब 2 लाख हैं, ये तो इनमें से मुख्तलिफ डेट्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, तो अप्रोप्रिएशन जो है वो क्रेडिटर की मर्जी से होगी। अच्छा, यहाँ पर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा मजीद टेक्निकल कर लेते हैं। लेट से हम कर लेते हैं कि ये जो 180,000 है ये डिस्प्यूटेड है। तो अगर 180,000 डिस्प्यूटेड हैं तो बाबर किसी भी 1 लाख जो पेमेंट है 2 लाख की है, वो किसी भी डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। वो टाइम बार्ड डेट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, वो किसी भी ऐसे डेट के अगेंस्ट कर सकते हैं जो डिस्प्यूटेड ना हो, अदर देन डिस्प्यूटेड, यानी 75 के अगेंस्ट भी हो सकता है, 79 के अगेंस्ट भी हो सकता है, इस 25 के अगेंस्ट भी हो सकता है। और एट द सेम टाइम क्योंकि अमाउंट 2 लाख की ज्यादा है तो 1, 2 या 3 डेट्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकती है। लेकिन किसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती? डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट। डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगी, बाकी किसी के भी अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आ गई कि जहां पे डेटर ने इंडिकेट नहीं किया था वहां पे क्रेडिटर की मर्जी है कि जैसे मर्जी अप्लाई करे। टाइम बार्ड डेट के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो है क्रेडिटर भी लेजर के अंदर सिंपल एंट्री डाल ले कि इतने पैसे आए हैं और स्पेसिफिकली डेट आइडेंटिफाई ना करे कि कौन से डेट के अगेंस्ट उसने एडजस्टमेंट की है, तो फिर क्या रूल अप्लाई होगा? उस पर भी लॉ गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन द डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, यानी यहां पे भी टाइम बार्ड है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। In other words, all payments shall be applied toward the payment of first debt till it gets extinguished. Similarly, all subsequent payments applied toward second debt till it gets fully paid and so on and so forth. यानी टाइम के सीक्वेंस में आप चलाएंगे। और अगर 2 डेट्स सेम डेट के हों, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, के 2 इनवाइसेस थी, सेम डेट की थी, सेम टाइम की थी, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली, फिर प्रोपोर्शनेट का रूल अप्लाई होगा। तो हम 2 एग्जांपल करते हैं, एक ऐसी जिसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ टाइम को फॉलो करेंगे, दूसरी जिसमें ऑर्डर ऑफ टाइम क्योंकि सेम हो रहा होगा तो फिर प्रोपोर्शनेटली को फॉलो करेंगे। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। आजम ओज बाबर 3 डेट्स, 150,000, 3 लाख, 4 लाख। अब हम देख रहे हैं कि जो है ना 3 डेट्स हैं और ये डेट्स के ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। आजम सेंड्स 180,000 टू बाबर ऑन 20th में, नेक्स्ट मंथ में 180,000 भेजे। तो अब हम ऑर्डर ऑफ टाइम को अगर फॉलो करें तो सबसे पहले 180 में से 150,000
ये 18 अप्रैल सबसे पहली डेट है, इसके अगेंस्ट एडजस्ट होने चाहिए, लेकिन पेमेंट तो 180 की ज़्यादा है, तो रिमेनिंग जो 30,000 है वो कौन सी वाली डेट में से एडजस्ट हो जाएंगे, 20 अप्रैल वाले डेट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे डेट डिफरेंट थी, तो 18 वाली, फिर 20 वाली, और फिर जो अगर मजीद पेमेंट आएगी और 20 वाली पेमेंट डेट भी खत्म हो जाएगा, तो फिर जो फर्दर पैसे आएंगे वो 25 अप्रैल की तरफ एडजस्ट होंगे। एक और सिनेरियो हम लेते हैं, आजम ओज बाबर 3 डेट्स, 150,000, 3 लाख, 4 लाख। अब इसमें आप नोटिस करें कि 150 और 3 लाख दोनों 18 अप्रैल के, यानी दोनों की स्टैंडिंग जो है वो इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर 180,000 की पेमेंट रिसीव होती है फ्रॉम टू क्रेडिटर फ्रॉम डेटर, तो प्रोपोर्शनेटली वाला रूल अप्लाई करना है। प्रोपोर्शनेटली का रूल अप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो अमाउंट रिसीव हुई है वो इन दोनों डेट्स में प्रोपोर्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी, 150 और 3 लाख में। यानी अगर हम इसमें कैलकुलेशन कर लें, 150 और 3 लाख का जो टोटल बनता है वो 450,000 बनता है। तो 150,000 डिवाइड बाय 450,000, तो ये 60,000 की अमाउंट बनती है। तो ₹60,000 जो है ना वो फर्स्ट डेट के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, यानी 150 के अगेंस्ट कितने एडजस्ट हो जाएंगे, 60। अच्छा, दूसरे की कैलकुलेशन करें सेम वे में, तो 150 की जगह ले लेंगे 300, तो ये बन जाएंगे 120। तो अब हमने प्रोपोर्शनेटली अप्लाई किया, 25 अप्रैल के अगेंस्ट कुछ एडजस्ट हम नहीं करेंगे, तो हमने 18 अप्रैल के दो डेट थे, एक के अगेंस्ट 60,000 एडजस्ट कर दिए और एक के अगेंस्ट 120,000 एडजस्ट कर दिए। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है कि जहां पर अप्रोप्रिएशन ना की गई हो तो हमने ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो करना है, और टाइम भी सेम हो जाए तो फिर प्रोपोर्शनेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जहां पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू होंगे वहां पर जनरल रूल ये है कि पहले मार्कअप को सेटल किया जाएगा, यानी इंटरेस्ट को, और फिर पेमेंट इंटरेस्ट की तरफ जाएगी। इसको भी एक सिनेरियो की तरफ डिस्कस करते हैं। आजम ओज ₹100,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड 20,000 इंटरेस्ट टू बाबर, और आजम जो है उसको 30,000 पे करता है। तो एप्रोप्रिएशन की किस तरह से की जा सकती है कि पहले इंटरेस्ट की तरफ 20,000, फिर जो बाकी बच जाएगा 10,000 वो प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के रूल्स हैं। अक्सर इस पर एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये रूल्स अप्लाई करते वक्त हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि एक सर्टन पेमेंट या एक सर्टन डेट डिस्चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, और या बाज़ औक़ात इसमें कुछ चीज़ों की तरफ जो है कह लें कि ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं पार्टीज़ की तरफ से कि ऐसे अप्रोप्रिएट नहीं होना था, ऐसे होना था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या वो ऑब्जेक्शन वैलिड था या नहीं, तो हम रूल्स अप्लाई करके अकॉर्डिंगली बताते हैं कि ऑब्जेक्शन वैलिड था या नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।